Welcome to our YouTube channel Sociology Sense. बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर 4 मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। इसी को आज हम कंटिन्यू इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उपनिवेशवाद नए बाजारों का आविर्भाव, यानी कि उपनिवेशवाद के दौरान नए बाजार किस तरह से उभरे। उपनिवेशवाद के कारण भारत विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से और ज़्यादा जुड़ गया। कारण क्या रहा कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मकसद था अपनी कंट्री को फ़ायदा पहुंचाना, और उसके लिए उन्होंने भारत को वहाँ की जितनी भी आर्थिक व्यवस्था थी उससे जोड़ा। तो अंग्रेजी राज से पहले भारत बने बनाए सामानों के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन उपनिवेशवाद के बाद भारत कच्चे माल तथा कृषक उत्पादों का साधन और उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया। ये दोनों कार्य किसके द्वारा किए गए? इंग्लैंड के द्वारा किए गए। उनका मेन मकसद था अपने उद्योग को फ़ायदा पहुंचाना, जिसके लिए उन्होंने भारत से जितना भी लाभ प्राप्त हो सकता था वो उन्होंने प्राप्त किया, और उसके लिए उन्होंने उत्पादित सामान को भी एक उपभोक्ता के रूप में सामने रखा ताकि भारत भी उसका एक हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट हम करेंगे पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझना। बच्चों, ये जो फोर्थ चैप्टर है वो आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, सीबीएसई ने इसको डिडक्ट कर दिया है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ, और सिर्फ इसके मेन टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मेन होता है कि पूंजीवाद पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पूंजी एकत्रित करना है। मेन क्या है? कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई टर्म है ये पूंजीवादी व्यवस्था। उन्होंने जो हमारे वर्ग हैं उनको दो भागों में बांटा है, मालिक और मजदूर। और ये दोनों वर्ग किस वजह से बने? पूंजीवादी व्यवस्था के कारण। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो मालिक है वो मजदूर का शोषण करता है। क्यों? क्योंकि मालिक का मेन उद्देश्य है सिर्फ पूंजी कमाना। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझना है कि पूंजीवादी व्यवस्था होती क्या है। पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसका मेन मकसद यानी कि उद्देश्य ही अधिक से अधिक पैसा कमाना है, पूंजी इकट्ठी करनी है। तो इसके कुछ पहलू हैं। फर्स्ट है वस्तुकरण या पण्यीकरण, सेकंड है अतिरिक्त मूल्य। पूंजीवादी व्यवस्था का समाज पर प्रभाव किस प्रकार पड़ा? तो पूंजीवादी व्यवस्था का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकारात्मक किस वजह से पड़ा? आप आज के दौर के अकॉर्डिंग अगर उदाहरण लें तो जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते, जिससे क्या है एक जुड़ाव की भावना कम हो जाती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था ने भी अपना यही काम किया, जिससे क्या है समाज में जुड़ाव कम हो गया, हर व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए ही भागने लगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण सामाजिक व्यवस्था टूटने लगी। वस्तुकरण या पण्यीकरण और उपभोग, तो ये तीनों ही चीजें पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इनका अब हम अर्थ जानते हैं कि वस्तुकरण या पण्यीकरण क्या होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से इसको समझना है, क्योंकि पण्यीकरण क्या है हम आम लैंग्वेज में यूज नहीं करते, आमतौर से भाषा में ये यूज नहीं होता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो पण्यीकरण या इसे हम वस्तुकरण भी कह सकते हैं, जब कोई वस्तु बाजार में बेची या खरीदी ना जा सके लेकिन अब वह बेची व खरीदी जा सकती है, तो ये क्या है? पण्यीकरण है।
इसे हम क्या कहेंगे, पर्णीकरण। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही है किडनी की। आज के दौर में बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे कि पैसे के लिए, जैसे उनको अगर ज़रूरत है पैसे की, तो वो अपनी किडनी तक भी बेच देते हैं। तो किडनी आज के दौर में क्या हो गई है, पर्णीकरण का एक उदाहरण है। वस्तुकरण के रूप में हम उसको यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से पानी की बोतलें आज मार्केट में आपको बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है, पर्णीकरण है। क्योंकि पहले के दौर में अगर हम जाएं तो उस टाइम पे किसी को पानी पिलाना एक सेवा भाव से जुड़ा हुआ था, एक पुण्य का काम माना जाता था, जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। पानी पिलाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता था। लेकिन आज जो पानी है वो बोतलों में पैक होकर आ रहा है और उसका हम पे करते हैं। यानी कि अगर हमें प्यास लगी है तो हमारी प्यास भी पैसे के द्वारा ही हम बुझा सकते हैं। तो पानी की बोतलें आज क्या है, पर्णीकरण है, वस्तुकरण है। अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त मूल्य क्या होता है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए। अतिरिक्त यानी कि जो एक्स्ट्रा होता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए जब श्रमिक यानी कि मजदूर अपना अतिरिक्त समय उत्पादन करने में लगाता है, यानी कि कोई भी वस्तु जब वो तैयार कर रहा होता है, अगर उसकी ड्यूटी 8 घंटे की है लेकिन उसको बनाने के लिए वो 10 घंटे लगा रहा है, तो मालिक क्या करता है, पूंजीपति मालिक उसे इसका मेहनताना नहीं देता। यानी कि जो पूंजीपति मालिक है वो सिर्फ उसे 8 घंटे की ही पे देता है और 2 घंटे की कोई उसे पे नहीं मिलती, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। लेकिन उसके द्वारा जो फायदा है वो मालिक का होता है, जिससे क्या है, पूंजीपति मालिक वस्तु का अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है, लेकिन श्रमिक इसका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता, जिसके कारण ये अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति के लिए ही होता है। और इसी को मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य इसलिए कहा है क्योंकि जो वस्तु है उसकी जो कॉस्ट है वो श्रमिक की मजदूरी से निकाल के तैयार होती है, लेकिन जहाँ पर श्रमिक अतिरिक्त टाइम लगा रहा है, समय दे रहा है, उसकी वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं जोड़ी जाती, जिसकी वजह से ये एक शोषण का जरिया है कि पूंजीपति मालिक मजदूर का शोषण करता है। उत्पादन, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो उत्पादन के साथ साथ उपभोग पर आधारित होती है। जहाँ जितना अधिक उत्पादन होता है उतना ही उपभोग भी होना चाहिए, तभी उत्पादन होने का फायदा है। भूमंडलीकरण, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का गठजोड़। भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडल जैसे ग्लोब, इंग्लिश में हम भूमंडलीकरण को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ग्लोब पे क्या होता है, पूरा विश्व हमें नजर आता है, यानी कि सभी जगहों का एक जगह पर आ जाना, वो क्या है, भूमंडलीकरण है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूंजी, समाचार या लोगों का आपसी व्यवहार होता है। भूमंडलीकरण के कारण ही दुनिया के चारों कोनों में बाजारों का विस्तार एवं एकीकरण बढ़ता है। यानी कि जब कोई भी वस्तु छोटी जगह से बड़े स्तर पर पहुंचती है, यानी कि स्थानीय, क्षेत्रीय जगहों से कोई भी वस्तु राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचती है और राष्ट्रीय से जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तृत होती है, उसका फैलाव होता है, तो उससे क्या है कि आपसी जो व्यवहार है वो बढ़ता है, यानी कि दो देशों के बीच एकीकरण की भावना पैदा होती है। तो भूमंडलीकरण वो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को आपस में जोड़ता है। वो पूंजी के मामले में भी हो सकता है, वस्तुओं के मामले में भी हो सकता है, या आपसी व्यवहार भी हो सकता है। अब भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या रहा, भारत में भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव रहे, उसके बारे में जानते हैं
कि जब दुनिया के किसी एक कोने में किसी बाजार के बदलाव आता है तो दूसरे कोने में भी उसका सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये देखिए कि बाजार जो है, मार्केट एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जब एक मार्केट बंद होती है तो उसका प्रभाव दूसरी मार्केट पे भी पड़ता है, यानी कि इफेक्ट जो है वो बराबर रहता है। जैसे उदाहरण अगर हम लें तो कोरोना महामारी के कारण जहां पर अमेरिकी बाजार में गिरावट आई है, वहीं आप देख सकते हैं कि भारत पे भी उसका प्रभाव रहा है। यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर के उद्योग में गिरावट आई है। पूरे विश्व पर सामाजिक व आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, भारत बीपीओ के द्वारा ही वैश्विक अर्थव्यवस्था से लगातार जुड़ता आ रहा है। दूसरा प्रभाव क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण समय व दूरी उसमें भी कमी आई है, जिसकी वजह से जो विश्व है उसने समय व दूरी पर विजय प्राप्त की है। बच्चों, अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी इस बच्चे की तरह जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है पढ़ता हुआ, उसी तरह से बस अपनी बुक्स को लो और पढ़ने बैठ जाओ। वीडियो देखो, बुक पढ़ो और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करो। अगर तुम्हें हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे तो बेल आइकन ज़रूर दबाना।